हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। कहिए कैसी बनी आपकी होली। और अगर आपने मेरी होली नहीं देखी है तो जरूर देखिए जाके लिव लाइफ इजी वाले ब्लॉगिंग चैनल पर। फिलहाल इस चैनल पर हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सारी समस्याओं की। लोग मुझे कमेंट्स के जरिए क्वेश्चन भेजते हैं और मैं कोशिश करती हूँ उनका एक प्रैक्टिकल और इजी टू अप्लाई हल सुझाने की। अच्छी बात यह है कि लोगों का फायदा हो रहा है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहे हैं, लोगों की लाइफ सॉर्टेड हो रही है। तो आज एपिसोड 176 इसके जवाब में देने के लिए बैठी हूँ। तो चलो फटाफट से आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन आया है मायके के तरफ से परेशानी का। हेलो सुनीता जी, कैसे हो आप। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे भाई और भाभी दोनों शॉप करते हैं। मेरी मम्मी घर का सारा काम करती हैं, भाभी भी कुछ काम करती हैं। वो दोनों आपस में बहुत खुश थे, बट भाई शॉप पर एक लड़की लगी हुई थी। भाई का चक्कर हो गया। भाभी को 1.5 साल बाद पता चला। अब वो बहुत रो रही है। पता चलने पर बहुत कलेश हुआ था। उस लड़की को शॉप से निकाल दिया। फिर भाई ने हम सबको यकीन दिलवाया कि वो अब कोई बात नहीं करता उस लड़की से। 4 मंथ हो गए हैं, बट भाभी रोज शक करती थी और लड़ाई भी होती थी। हम सब बहुत परेशान भी हैं। अब भाभी को भाई के पास से कीपैड वाला मोबाइल मिला, क्योंकि भाभी भी भाई के स्मार्टफोन को चेक करती थी। अब वो मुझे बुला रही है, पर बेटे के +2 के एग्जाम है, मैं नहीं जा सकती। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, आप बताओ प्लीज। आपके जाने से जो होगा वो आपके फोन पे बात करने से भी हो सकता है, और जो नहीं होना होगा वो चाहे आप जाओ या नहीं जाओ वो नहीं होएगा। सीधी सी बात तो ये है। एक पति अगर पत्नी के रोके से नहीं रुक रहा तो बहन किस खेत की मूली है। सीधी सी बात ये। ठीक है। आपको जितना समझाना था, जितना कलेश हुआ था, वो वहां पर हो गया। अगर उसके बाद भी वो बंदा झूठ बोल के दोबारा उसी रास्ते पे जा रहा है तो आपके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज तो लोड फालतू का लो मत कि मैं कैसे करूं क्या करूं। बच्चे के एग्जाम है, आपका वहां पे रुकना जरूरी है। आप जाओगी, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, अगर ऐसी कंडीशन है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन +2 का एग्जाम है, अगर बच्चा समझदार है, उसके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए कोई और है, आप जा सकती हो एक दिन के लिए, है ना। तो आप चली जाओ। ये है दोनों कंडीशन। लेकिन वहां पे जाके आप करोगी क्या, ये है। आपकी भाभी को जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सब्र भी खींचना पड़ेगा। उसे फिर कलेश करना पड़ेगा। फिर वो झूठ बोल के वो करेगा। अब की बार कीपैड वाला मोबाइल भी उसका जब्त कर लो, है ना। और उस लड़की को दोबारा बुलाओ, उसे जलील करो, उसके घर वालों को बताओ। ये सब चीजें हैं आप लोगों के परिवार के करने की, जो आप करोगे। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि अगला आदमी रुकेगा या और प्रेम में दीवाना होके फिरेगा। तो भैया ये तो कलेश ही है। आपका क्या, आपकी भाभी की जान का क्या। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है उसकी किस्मत में क्या लिखा है ना। इतना बड़ा वैसा तो है नहीं, अब शॉप चला रहे हैं, शॉप पे बैठ रहे हैं कि भैया अलग अलग तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रहना वही है। तो अपनी भाभी को मोरल सपोर्ट देते रहो, भाई को धमकाते रहो, कोशिश करते रहो लाइन पे लाने की। लेकिन इसमें इतना बड़ा आपका रोल कोई ज्यादा है नहीं, तो इसलिए आप फालतू लोड ना लें तो ज्यादा अच्छा। भाभी को थोड़ा संभल दें फोन पे, और जो भी बात करनी है, अगर नहीं जा पा रहे तो फोन पे कर लो। असर उतना ही होना होगा जितना वहां होएगा जाने से। नेक्स्ट, मैम आप पहले नहीं मिली। 12 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सास ने बहुत परेशान किया। मैं रात भर रोती रहती थी, पति भी सपोर्टिंग नहीं थे, तो मेरे बच्चे में प्रॉब्लम आ गई। अब पूरी जिंदगी मैं उस बच्चे की टेक केयर करूं, और इतने साल से ये भी सुन रख सही रही हूँ कि इसने ऐसा बच्चा पैदा किया, पूरी जिंदगी नरक हो गई है। अब तो कोई सोल्यूशन भी नहीं। इसलिए जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो किसी भी बात की टेंशन ना लें। भाड़ में जाए सब कुछ उस टाइम, चाहे पति हो और चाहे सास। एग्जैक्टली मैं हमेशा यही इसीलिए सलाह देती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भैया एक जान जो आपके पेट में है और एक आप, है ना, उन दोनों की आगे की जिंदगी कैसी बीतेगी वो आपकी यहाँ करी गई एक छोटी सी गलती डिसाइड कर सकती है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे अपना बच्चा, अपना शरीर रखना चाहिए। ठीक है। तो बाकी का क्या है, टंटे सास पति नंद देवर जेठानी जो जेठ, इनका तो चलता रहता है, ये तो फुल टाइम है, ये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन प्रेगनेंसी 9 महीने की है, तो आपके बच्चे का जो जीवन है वो उन्हीं 9 महीनों में आप क्या कर रही हो उस पर डिपेंड करेगा। तो भैया उस टाइम पे थोड़ा ध्यान दे लो कि जिसको हम लाए हैं जीवन में, दुनिया में लाए हैं अपनी मर्जी से, उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए हमारी वजह से।
नेक्स्ट, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड अपने काम से रिलेटेड सामान और अपना इधर पर्सनल सामान, कागज, कॉपियां बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रखते और फिर बाद में ढूंढते रहते हैं, परेशान होते हैं। आप रख लो। वो होंगे अनऑर्गेनाइज्ड ही, लेकिन बाद में अगर ढूंढ रहे हैं फिर चिल्लम चिल्ली हो रही है, तो तरीका यही है कि वो नहीं रख रहे, नहीं रख रहे, उनकी इस आदत को समझते हुए खुद रख दो। बाकी कहना बंद मत करो, क्या पता उम्मीद पे दुनिया कायम है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं सिलाई सीखने जाती हूँ तो दीदी सिखाती है, वो अच्छे से नहीं सिखाती, टाइम पास करती है, छुट्टी भी बहुत करती है, तो मुझे कहीं और सिलाई सीखनी चाहिए। आप बताओ क्या करूं मैं, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। और क्या, जब दिख रहा है पागल बना रही है वो आपका, तो क्यों सीख रहे हो उससे। नेक्स्ट, मुझे भी इंस्टा यूट्यूब पर चैनल बनाना है, पहले था मेरा यूट्यूब पर, बट जॉब की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई यूट्यूब। अब बस ट्यूशन लेती हूँ, मन करता है मेमोरी सेव करने के लिए ही यूट्यूब करूँ कि इंस्टा समझ नहीं आता, एडिट करने में आलस आता है थोड़ा, और चैनल न्यू बनाऊं या 3 साल पुराना कंटिन्यू करूं। देखो, अगर खाली मेमोरी सेव करनी है तो यू डोंट हैव टू लर्न एडिटिंग, करने की जरूरत ही नहीं है एडिटिंग, रॉ वीडियोस ऐसे ही सेव करो, वही असली मेमोरी है फिर तो, है ना, कि एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे थे, कैसा बैकग्राउंड बज रहा था। तो कुछ क्लिप्स जैसे मेरे पास हैं, मैं इस तरीके से ही करती हूँ कि वो पूरी वाइब, मतलब आवाज बंद ना करने पड़े, तो ऐसी की ऐसी वो और अच्छी लगती है। लेकिन कॉपीराइट ये वो मैं यहाँ शेयर नहीं करती, लेकिन बहुत सारी क्लिप्स मैंने एज इट इज सेव की हुई हैं, तो उसमें एडिटिंग की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। अब बाकी ये है कि भैया काम करना है, तो काम करने में अगर एडिटिंग में आलस आ रहा है तो अभी आप रेडी ही नहीं हो। बिना एडिटिंग के तो कहीं भी नहीं शेयर कर पाओगे, ना इंस्टा पे ना यूट्यूब पे। तो पहले माइंड मेकअप कर लो, जिस लाइन में भी जाना है उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, मैम मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, और जब मैं खुद को उनसे कट ऑफ कर देती हूँ तो मुझे लोनली फील होने लगता है। इट्स लाइक अ लूप, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। अजीब है ये, ना आपको लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगता है और आप उनसे कट ऑफ करके लोनली फील करती हैं। इसका एक रीजन ये है, हो सकता है, मतलब मैं गलत हूँ, लेकिन आपको जो है लोगों के साथ जब आप घुलती मिलती होंगी, उनकी फेक पर्सनैलिटी मैंने देखा 10 में से 9 भी गलत कह रही हूँ, 9.5। जो लोग होते हैं ना, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे कुछ अलग ही दिखाते हैं बन के, मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों। और जब इस बात पे अगर किसी के साथ इतने टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लूं मैं, तो रिजल्ट ये आता है कि दुनिया ऐसी ही है, ऐसे ही होता है, ऐसे थोड़ी कहा जाता है जो है मन में वही बोल दो। तो मेरा हमेशा से यही जवाब होता है, और इस चक्कर में इतने सारे लोग हाय राम या ये कैसी है वाले रिएक्शन पे पहुंच जाते हैं, कि मेरे को तो यही लगता है, मैंने कहा भैया 40-45 कट गए ऐसे ही, और ठीक ही कट गए। तो मैंने कहा चल तो सकती है ऐसे बिना फेक पर्सनैलिटी के भी जीवन, जो हो वो हो, उसमें क्या है, इतने गलत हो क्यों फिर कि छुपाना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि गलत हूं मैं, तो उस चीज को सही कर लो। तो सीधी बात यह है कि फेक लोगों को देख के फिर मन नहीं करता उनके साथ फिर मिलने जुलने का, लेकिन ऑब्वियसली जब हमारे साथ कोई है नहीं तो हमें अकेलापन फील हो रहा है। तो आपके जो प्रॉब्लम का क्योर है वो ये है सीधा, कि पूरी दुनिया में कोई दो, एक, तीन, चार, कोई तो लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग प्योर होगी, जहां पे आपके रिश्ते में कोई फेकनेस नहीं होगी, ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से। तो आप उनके साथ अपना एक छोटी सी सर्कल होना चाहिए, लेकिन ऐसा सर्कल आपका बन जाएगा ना, तो फिर ये क्या होगा ना, तो आप बाहर के लोगों से, इसके बाहर के जो सर्कल के लोग होंगे, फेक हैं या जो भी हैं, ना तो आपको उनसे घुलने मिलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप भी ऊपर ऊपर से ही मिल रहे हो, है ना। और ना आपको लोनली फील होगा, क्योंकि आपके पास असली लोग हैं जो सच में आपके हैं। बाकी देखो, जो मैं कह रही हूँ ना, 2-3 लोग 4 लोग जो हैं, वो भी कितना भी कर लो, आपका जो सगा है ना सबसे, वो आपका स्व खुद है। मतलब किसी से भी इतनी ज्यादा उम्मीद मत रखो कि भैया वो ऊपर से उतरा हुआ है आसमान से, वो तो कभी आपके साथ कुछ झूठ या धोखा देगा ही नहीं। धोखा कोई भी दे सकता है, आपकी उम्मीदों को कोई भी तोड़ सकता है। तो बेस्ट वही है कि उम्मीद किसी से ना रखो, लेकिन फिर भी जो कम फेक हैं रिश्ते, उनके साथ थोड़ा सा 2-3 वो बस उनके साथ रह लो, तो ये ठीक है, मतलब यही होता होगा। तो अपना सर्कल एक बार फिर से खंगालो कि कोई तो होगा जो ढंग का होगा, बस उसे मानो कि ये तो है, बाकी सबके साथ अपना नॉर्मल रह लो। नेक्स्ट, मेरी बेटी 13 साल की है, उसके हेयर वाइट हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, मैम कोई सोल्यूशन बताएं, बेटी भी रोती है वाइट हेयर को देखकर, प्लीज मैम मैं क्या करूं। आप उसको किसी होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को दिखा लो मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ही छोटी है।
है ना। कुछ ना कुछ गड़बड़ जो भी हुई होगी वो, या फिर उसको सही करने की दवाई वो कुछ ना कुछ देंगे। नेक्स्ट, जब गाली दी तब सास ससुर यहाँ तक कि पति ने भी कुछ नहीं कहा, और कहा तो इनसे भी बहुत बदतमीजी से जवाब दिया। ये चुप हो गए। हमारी लाइफ बहुत शॉर्ट है, लेकिन इस टॉपिक के कारण बहुत कलेश हो रहा है। प्रेगनेंसी है, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है। अब इनका क्वेश्चन ये आधा अधूरा सा है ना। इसके आगे पीछे की कहानी कुछ मिल नहीं रही इसमें। नेक्स्ट, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं। वो मेरे मायके वालों को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरी हस्बैंड से 2-4 बार लड़ाई हुई तो मेरे मायके वाले आके मुझे ले जाते हैं, फिर ससुराल वाले हस्बैंड को मना कर मुझे लेने आ जाते हैं। हस्बैंड तब तो मेरे मायके वालों से बोल लेते हैं, फिर घर आकर ऐसे ही हो जाते हैं। मेरे घर वाले आते भी हैं तो उनसे बोलते तक नहीं, और मुझसे पुरानी बातें करते रहते हैं कि तेरे घर वालों ने ये कहा वो कहा। देखो, एक तो एक बार पहले अपनी स्थिति ना नॉर्मल कर लो अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में। दूसरी चीज, हम उनके घर में कैसे भी रह ले, कैसे भी ना रह ले, जरूरी नहीं है कि वो भी हमारे घर वालों के साथ वैसे ही रहें, अच्छे या बुरे दोनों में बता रही हूँ। ठीक है। तीसरी चीज, अगर उनको एक कसम सी उन्होंने खा ली कि भैया आपके घर वालों के साथ उन्हें बॉन्डिंग नहीं रखनी, ठीक, आप ये मान के चलो कि मेरे मैके वालों के साथ जो भी मेरा रिश्ता है मैं अपने आप निभा लूंगी। ये निभा लें तो ठीक, बोनस है, नहीं निभाएं तो कोई बात नहीं। इट्स ओके करना सीखो, क्योंकि देखो हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी आए उसके घर वालों के साथ बहुत अच्छे से रहे। सेम हर पत्नी चाहती है कि उसका पति जो भी हो अपने माँ बाप के साथ, मेरे माँ बाप की भी उतनी चिंता करे, रिस्पेक्ट करे, जैसे मैं इन सबके कर रही हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं ना हर जगह। तो अगर हमने देखा कि हमारे पति का और हमारे घर वालों का तालमेल नहीं बैठ रहा, तो हमें उसको खींचना नहीं है रबड़ की तरह, क्योंकि वो तालमेल तो हम बैठा नहीं पाने के मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन होगा क्या, उसके चक्कर में बार बार कलेश होगा और हमारे और हमारे पति के बीच का रिश्ता खराब हो जाएगा। वो हमारे घर वालों को कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो खींचातानी मत करो, कर लें तो ठीक, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने संबंधों को सुधारने पे टॉप प्रायोरिटी पे ध्यान दो, अपने और अपने पति के बीच के। मैके वालों को बीच में से बिल्कुल निकाल दो दिमाग में से, तब देखो कि और कोई प्रॉब्लम है आपके बीच में या सब कुछ बढ़िया है। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल वाले किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी ननद डिवोर्सी है, वो मायके में रहती है, हमेशा हमारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई करवाती है सबने। लेकिन अब मैं ज्यादा बीमार हो गई थी, सास आ गई क्योंकि मेरी मम्मी मेरे भाई के पास फॉरेन में थी, वो नहीं आ पाई, इसलिए अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं सास से कितना निभाऊं, क्योंकि मेरा उनसे बोलने का दिल भी नहीं करता। मैं अपने होम टाउन से दूर रहती हूँ हस्बैंड के साथ। आपका दिल भले नहीं कर रहा, लेकिन आपकी परेशानी में वो आ गई बुलाने से या बिना बुलाए, तो इसका ग्रेटिट्यूड आपको दिखाना चाहिए। ठीक है। और रही बात ये कि दिल नहीं करता, देखो कई बार बिना दिल के भी बोल लिया करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना हम अपने दिल के गुलाम बन के, वो रिश्ता हो सकता है ठीक हो सकता है, हो जाए, लेकिन हम अपनी जिद या अपने दिल को पकड़े बैठे हैं। भाई एक कदम उन्होंने उठाया, आपकी तबीयत खराब में वो आ गई, अब एक कदम आप उठाओ, थोड़ा नॉर्मल बातचीत शुरू करो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 13 साल होने वाले हैं। मैं दहेज में अपने मायके की तरफ से कोई गोल्ड नहीं लेके आई थी, बट मेरे हस्बैंड ने पहले ही गोल्ड बनवा के रखा था। बट अब वो कहते हैं ये गोल्ड जब बेटी की शादी होगी तब बेटी के काम आएगा। आप बताएं क्या मेरी क्या ही औकात है उनकी लाइफ में। पर कभी कभी अपने मन को दिलासा देती हूँ कि जब हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए नहीं किया तो इसमें मेरे हस्बैंड की गलती ही क्या है। तो बेटी के काम आएगा, उसमें आपको इतना इशू होना भी नहीं चाहिए, आपकी भी बेटी है। दूसरी चीज, बेटी के काम आएगा तो गोल्ड है, कुछ काला पड़ने वाली या खत्म होने वाली चीज तो है नहीं। तो जब तक आप हो आप पहन लो, जब बेटी की बारी आए दोबारा क्लीन व्लीन करवा के उसको दे देंगे, ये कह दो और पहनो जो भी पहनना है, कौन सा आपको बेचना है। नेक्स्ट, हेलो मैम मेरे पति बहुत टॉक्सिक हैं, हमेशा रात को बहुत ड्रंक रहते हैं और डिसेंसी के लेवल पर होके बहुत ज्यादा चिल्ला के बात करते हैं, लेवल पार होके। मैं अवॉइड करती हूँ लेकिन कभी कभी आंसर देना पड़ जाता है। मेरे पीस खत्म हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, मैं बोली हूँ कि ये सब मुझे मत कहो, कोई लाभ नहीं होगा। उस दिन वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच पे इंडिया के प्लेयर्स को बहुत उल्टा सीधा कहा। हमेशा कोई ना कोई बंदा टारगेट रहता है, चाहे वो जानी पहचानी हो या कोई और। कुल मिला के एंगर इशू है कि शराब पीना और फिर गुस्सा करना। उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है उनके आसपास के घेरे से आप हट जाओ परे, उस टाइम उनसे सेंसिबल व्यवहार की आप उम्मीद कर रहे हो
यही चूक हो रही है। आपको लगे कि लड़का मोड में आ गया, दारू भी पी लिया, अब गालियां निकालेगा या बकवास करेगा, आप वहां से हट लो। हमारी कोई सजा थोड़ी है कि हम उसकी बकवास सुने ही। कमरा बंद करो, हम सोने जा रहे हैं और सो जाओ बस। नेक्स्ट। दी मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, 17 साल में बहुत कुछ झेला, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से लाइफ जी रही हूँ, अपने पसंद के कपड़े, खाना, सोना, उठना, आना जाना। मेरी सास से बर्दाश्त नहीं हुआ, कैसे क्या बताएं। कमेंट लंबा हो जाएगा, बस इतना समझो मुझे बुरा बताने के लिए सारी हदें पार कर दी। मैंने सुना अपनी बेटी से बोल रही थी कि मैंने उनका और उनके बेटे का गलत रिश्ता बताया है। मेरी सास की एज 70 साल के करीब है। इतनी गलत लैंग्वेज में बोला कि सुनने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। क्या किसी से दुश्मनी इतनी हद तक हो सकती है कि उसे बुरा बनाने के लिए कुछ भी। अब इसमें अपने आप को कैसे सही साबित करोगी। मुझे तो बोलने में शर्म आ रही है। मुझे घर से निकालने के लिए ये सब, मुझे उसका डर नहीं, पर मैं गलत नहीं हूँ, इनकी सोच घटिया है। मेरी ननद बोल रही है अब हमें पॉइंट मिल गया उसे बाहर निकालने के लिए, सबके सामने ये टॉपिक। देखो, अगर उस बात में कोई दम ही नहीं है, वो कह रही है कि इसने ऐसा कहा, आप सीधे कह दोगी मैंने नहीं कहा। जब आपने कहा नहीं, वो कैसे साबित करेगी। कहने को घर है लेकिन कोर्ट कचहरी वाले हिसाब चलता है इसमें। जब आपने कहा ही नहीं तो वो कहेगी इसने ऐसा कहा, आप कहोगे मैंने नहीं कहा। बकवास है क्या, दिमाग खराब है क्या जो ऐसी बात बोलूंगी, बात खत्म हुई। किसी भी चीज को अपने ऊपर फालतू मत आने दो। आप अपने स्टाइल से जी रही हो, कुछ हो रही हो, पेट में दर्द हो रहा अगले के, वो ठीक है, लेकिन आप उसके प्रेशर मत लो कि फिर कुछ भी कोई कहेगा तो आपकी कमी निकलेगी। नहीं, इस चीज को आप सीधे मना करो कि मैंने तो बोला ही नहीं, कुछ भी बकवास बोल रही हो यार। बोलने के लिए सोच तो लो क्या बोल रही हो। जब सिरे से नकार दोगी तो कहाँ दम रह जाएगा उस बात में। नेक्स्ट। हेलो मैम, ये अफेयर करने वाले पति से भी क्या इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिस इंसान ने आपके होते हुए दूसरे से अफेयर कर लिया। वाइफ को हमेशा नीचा दिखाया, यहाँ तक घर से कई बार निकाल दिया हो, मेरे बच्चे को मेरे लिए गलत बातें सिखाई, तो ऐसे हस्बैंड से इमोशनली दूर जाना चाहिए या इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हालांकि ऐसे हस्बैंड के साथ तो फिजिकल होने का ही मन नहीं करता, तो क्या करना चाहिए। मेरा मन तो दूर हो जाने का करता है, बस बच्चों को पिता का प्यार मिल सके, इसीलिए साथ हूँ। प्लीज बताना क्या करें। जब इतना कुछ हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली आपका हस्बैंड वाइफ वाला बॉन्ड नहीं है। एक साइलेंट डिवोर्स टर्म आती है ना बार बार, कि हम बच्चों के लिए साथ हैं लेकिन हमारे बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं रह गया, तब वो वाले रिश्ते में आप चल रहे हो। और उसी में आपकी डिग्निटी है कि साथ हूँ, बच्चों के लिए हूँ बस। तुमसे ना मेरा कोई फिजिकल मतलब, ना मेरा इमोशनल मतलब। अब बच्चों के लिए आपने ऐसे आदमी की पत्नी बने रहने का जब संकल्प लिया, तो ऑब्वियसली आपने एक तपस्या का मार्ग चुन लिया। ठीक है, आपने ये मान के चला कि भैया अब मुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही बितानी है, तो यही उनके लिए वो है। अब चाहे वो बाहर मुंह मारे, कुछ भी करें, लेकिन एक बार जब इतना कुछ हो जाता है तो फिर तरीका ये होता है रहने का। ऐसे ही रहती हैं बहुत सारी औरतें। जरूरी थोड़ी है कि हम उसके घर में बच्चों की वजह से रह रहे हैं तो हम फिजिकल भी हों। नहीं है हमारा बॉन्ड तो नहीं होएंगे, ना इमोशनल ना फिजिकल, कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा एज अ हस्बैंड वाइफ हमारे बीच में। ये चीज है। बच्चों के लिए हो तो क्लियर रहो कि बच्चों के लिए ही हूं मैं यहाँ। नेक्स्ट। मैम, देवर की शादी में देवर से हेट करती हूँ। देवर की शादी, मैं देवर से हेट करती हूँ। उसने मुझे बैड टच करने की कोशिश की थी, इन लॉज से भी मेरी नहीं बनती। क्या मुझे उसकी शादी में जाना चाहिए? मैं सेपरेट रहती हूँ। भैया, अगर आपने ये चीज अपने पति को बता रखी है, एक बार उनसे बात करो वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी तक जो भी बात है अगर आपने उन्हें बताई भी है तो ये बैड टच वाली चीज अभी थी घर में। ठीक है, अब आप नहीं जाओगी, कोई उनके घर से कोई सी भी ये नहीं कहेगा कि इस वजह से नहीं आई। बात ये होगी कि जी बड़ी भाभी नहीं आई, तो टेक्निकली आपको चले जाना चाहिए। लिमिट में रह के अपने फर्ज जो भी भाभी के नेक बनते हैं थोड़े बहुत वो कर दो। ठीक। और देवर के प्रति मुंह ऐसा ही बना के रखना, उसको समझ में आ जाए कि आ गई है, लेकिन अभी वो चीज ना तो भूली हूँ ना माफ किया है, लेकिन अपना फर्ज निभा दो सोसाइटी के हिसाब से। नेक्स्ट। मान लिया दी के ससुर कभी नहीं अपने हो सकते, इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, पर नंदे और ये ग्रुप बना के पीछे पड़े हैं। मैंने ही लास्ट एपिसोड में बड़े कमेंट किए थे, सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है घर में। प्लीज दी, हो सके तो उन कमेंट का जवाब देना, बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ये ग्रुप बना के पीछे पड़े हैं मतलब नंदे और ये ससुर। देखो, ये तो तुम्हें लग रहा है, ये सबके साथ आता है एक आध बार ये तरीका, कि आप एक साइड हो और बाकी ससुराल के जने चाहे 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, वो सब एक साइड है। हर लड़की की लाइफ में आता है।
कमेंट करके मुझे बता भी देना। सबकी लाइफ में आता है ये चीज एक बार जरूर, कि एक टाइम ऐसा आया कि हम एक साइड है और हमारा पति और उसका पूरा परिवार एक साइड है। भैया उस टाइम स्ट्रांग रहने की जरूरत है। अगर उस टाइम घुटने टेक दिए, गलत बात के लिए हाँ कर दी, उनकी गलती पे भी अपनी गलती मान ली, तो फिर सारी जिंदगी मानते रहोगे। और उस टाइम किसी भी तरीके से डर लगता है, सच में डर लगता है, लेकिन अड़े रहोगे तो आगे के लिए तुम्हारा रास्ता बच जाएगा। 10 बार सोचेंगे तुम्हारे खिलाफ या तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोलने। ठीक है, तो इतना मत वो करो कि ग्रुप बना के पीछे पड़े हैं तो क्या करूं। नेक्स्ट, हेलो मैडम, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गई हूँ 8 साल से, इसलिए ब्लॉग बनाती हूँ। थोड़ा ठीक फील करूं, बट किसी ने कमेंट किया कि ऐसे नहीं बनाओ, अच्छे वे में ही बोला है, पर मैं बनाना बंद कर, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। 11 लोग ने सब्सक्राइब कर दिया, वो अलग से अनसब्सक्राइब कर दिया, वो अलग से। सिंपल सा बात है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और अनसब्सक्राइब वाले जो है वो इसका मतलब यही है कि कुछ देख के वो आपके चैनल में आए थे, अब वो नहीं रहा, उन्हें लग रहा है कि गलत, मतलब या एक ही वीडियो ढंग की थी बाकी सब बेकार है, तो वो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो जब हम यूट्यूब पे होते हैं ये चीजें सामान्य है, लोग आते भी हैं, अनसब्सक्राइब भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, रीसब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये सब चलता रहेगा। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो बस यू मस्ट गो ऑन, जो आपसे अच्छे से अच्छा कंटेंट बन सके वो बनाओ और कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहो। नेक्स्ट, आप तो अभी अच्छे वे में कहा है, अगर वायरल हो जाती है ना वीडियो, जब कोई वीडियो वायरल होती है तब तो पता नहीं किस किस के पास जाती है। कोई कोई लोग तो इंटरेस्टेड भी नहीं होते उस तरीके कंटेंट में जो आप बना रहे हो। ठीक है, वो गलत जोन के लोगों के, दूसरे जोन के लोगों के पास भी जाती है। कई बार तो कमेंट इतने ज्यादा खराब आ जाते हैं कि पढ़ के दिमाग खराब हो जाए, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही असर करते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आप यूजुअल हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है भैया, लिखने वाले ने लिख दिया, हो सकता है वो अपने आप ही भरा बैठा हो, लेकिन हमें उस पर रिस्पॉन्स करना जरूरी नहीं है ना। तो सीख जाओगे धीरे धीरे, लेकिन ये है कि कंटेंट आप अपना जो अच्छे से अच्छा बना सकते हो ना वो बनाते रहो। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन जिसको पसंद आएगा वो रुक जाएगा। नेक्स्ट, मैम, सीधे इंसान की परिभाषा क्या होती है? सीधा इंसान की परिभाषा यहाँ पर क्या हो सकती है? सीधा इंसान आजकल को होता कौन है? सबको अपना सही गलत पता है, बस किसी को ये रहता है कि मैं अपने आप को तो बचाऊं बचाऊं, दूसरे को नीचे भी गिरा लूं, उसे कहते हैं कि ये चंट है। जो दूसरों का नुकसान पहुंचाने में भी दिमाग चलाता है उसको कहते हैं कि भाई ये चंट चालाक है, तो बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी है। ठीक है, और सीधा सरल कौन हुआ? जो अपनी उन्नति के लिए अपना प्रयास कर रहा है। अब जो अपनी उन्नति के लिए भी अपनी कोशिश ना करे, अपना भला भी ना समझे, सॉरी टू से, लेकिन वो सीधा नहीं है, वो बौड़म है। ठीक है, ऐसे आदमी अव्वल तो होते नहीं, लेकिन वो अगर ऐसा कुछ है भी तो वो बौड़म है, उससे सीधा नहीं कह सकते। सीधा का मतलब सीधा यही है कि भैया हम अपनी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग दूसरे की बुराई में नहीं चल रहा, बस। तो जब हम किसी की बुराई नहीं सोचते ना, सामने वाला जब हमारे साथ बुराई कर रहा होता है तो हम उसे पकड़ भी नहीं पाते। बात ये आ जाती है, क्योंकि हम उस तरीके से सोच ही नहीं पा रहे। कहते नहीं कि बस चोर चोर मुसेरे भाई, या फिर गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना ही पड़ता है। तो आप दूसरे की चालाकियां, उसका कपट छल तभी तक समझ पाओगे जब आपने वो चीज देखी होगी, आपको ये पता होगा कि ऐसे भी होता है। लेकिन अगर आप सिंपल एक सीधी सोच रखने वाले व्यक्ति हो कि बस मैं अपना भला करता रहूं, ठीक है, किसी का मेरे से बुरा ना हो, इतना, तो आपको पता ही नहीं कब आपका कोई उल्लू बना जाएगा। फिर आप धीरे धीरे सीखोगे। अब जिसे अपनी भी भलाई पता ना हो, काय का सीधा, वो तो बौड़म है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड 12 साल से मेरे मायके नहीं जाते, मैं मान जाती हूँ, मैं जाती हूँ 30 त्योहार पर सुख दुख में। अभी मैं मम्मी से मिलने गई, बीमार थी मम्मी, मम्मी ने कुछ मिठाई दी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों लेकर आई, मैंने बाहर फेंक दूंगा, तुझे जाने भी नहीं दूंगा, आगे से मैं क्या करूं, प्लीज गिव मी अ गुड सजेशन, थैंक यू मैम। उनसे जब ये डायलॉग हो रहे थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपको सीधे एक कॉमा लगाना था कि क्यों, पता तो चले। जिस घर की लड़की ला के रख रखी है उसे यूज कर रहे हो, उस घर की मिठाई में इतने क्या कांटे लग गए कि मिठाई फेंक दूंगा, क्या मैं फेंक दो फिर किसी दिन, पता तो चले क्यों। तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि रीजन वैलिड है या फालतू की बकवास है।
अब फालतू की बकवास है तो करते रहे बकवास, फिर तो हमें जो करना करेंगे। किसी की गलत बात आज झेलोगे, कल वो और कल गलत बात करेगा। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 40 साल हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं, जब से वो रिटायर हुए हैं तब से सोशल सर्विस करते हैं, पर बहुत ज्यादा बोलते हैं, मेरी बात नहीं मानते। उनके इस नेचर के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों की लड़ाई भी हो जाती है उनके एक बात दूसरे आ कहने पर, और वो इस चक्कर में घर में भी कलेश करते हैं। मैं काम नहीं कर सकती, घुटने में दर्द है कारण, लेकिन वो मेड भी रखने देते और मुझसे जबरदस्ती काम करवाते हैं। मैं क्या करूं? मेरा 21 साल का बेटा है, वो भी अभी पढ़ाई में है, इसलिए कोई हेल्प नहीं हो पाती। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज हेल्प। देखो, वो एक तो काम वाला तो देखो चक्कर ये है, मुझे जो लगता है दो हो सकते हैं। या तो वो मिसिज वाला बुढ़ा जो था, वो मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के कि वो सन की है, खुद कुछ नहीं करना, लेकिन जो घर में बहू है उसकी ऐसी तैसी करवानी है। ठीक, लेकिन ये भी हो सकता है कि देखो एक बढ़ती हुई एज में ना हमें लगता है कि हमारे घुटनों में प्रॉब्लम है, ये वो हम मेड रख लेते हैं। लेकिन जितना हम अपनी बॉडी को चलाते रहेंगे, एक्चुअल में ये होता है कि वो चलती रहेगी, एक्टिव रहोगे। जितना आराम के चक्कर में पड़ जाओगे कि एज हो गई है या दर्द हो रहा है रहने दें, उतना वो बॉडी और स्टिफ होगी, आपकी एज ऐसी आ गई। ठीक है, तो धीरे धीरे कर लो। अगर थोड़ा सा ही काम है कि 3 जन है, हो सकता है तो कर लो। लगे कोई इमरजेंसी है कि भैया बहुत ज्यादा दिक्कत है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको नहीं करना, तो फिर रेस्ट करो। दूसरी चीज कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोल रहे हैं अपने मुंह से बोल रहे हैं, वहां के जो झगड़े आए हाथ जोड़ना सीखो कि भैया उनसे बात करिए जब वो आ जाए, मेरा दिमाग मत खाट। ठीक है, अपना उस साइड से निकलना सीखो कि उनके फैलाए हुए रहते उन्हें समेट लेने दो। आपकी जान को आपका घर का काम बहुत पड़ा है और लगे कि भैया हो ही नहीं रहा, सारे कामों के लिए ना सही छोटे मोटे 1-2 काम के लिए मेड रख लो, सहारा सा लग जाएगा। इतनी साल हो गए शादी के, अब क्या टेंशन है कि वो मुंह फुला लेंगे या क्या होंगे? फुला लो मुंह, बैठ जाओ आराम से, इस बहाने मुंह फुलेगा, चुप तो होंगे। तो फालतू टेंशन मत लो, जो करना है, जो आपको लग रहा है कि इतना कर लूं तो सही है, यह हो जाए तो सही है, वो काम कर लो, इतनी टेंशन मत लो। नेक्स्ट, मैम आपने गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद कब घर का काम स्टार्ट किया था? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब 1 हफ्ते बाद, 7 दिन कैलेंडर से मिला के आराम करा था, 8वें दिन से मैं काम पे लौट गई थी अपने। नेक्स्ट, दीदी इनफर्टिलिटी के बाद जब आपको पता चला आपने नेचुरली कंसीव किया, तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपकी फैमिली ने कैसे खुशी को सेलिब्रेट किया? आपके हस्बैंड और आपने कैसे वेलकम किया इस गुड न्यूज को? प्लीज शेयर कीजिए हमारे लिए जानकारी, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। अच्छा, ऐसा था जिस दिन चेक हुआ था उस दिन लाइट नहीं आ रही थी, सुबह मुझे चेक करना था, किट मंगा के रख रखी थी और लाइट नहीं आ रही थी, और इतनी लंबी गई भी थी कि इन्वर्टर भी बोल गया था, तो घुप अंधेरा था। ठीक, और उसके बाद उस टाइम मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था, मेरे पास स्मार्टफोन आया जब मेरे बच्चे 6 महीने के हो गए थे, उसके बाद मेरा बर्थडे आया था। इनका जनवरी में आया था, जब मेरा जून में आया था, तो मेरे जून वाले बर्थडे पे उन्होंने पहली बार मेरे हाथ में स्मार्टफोन आया, तो उसकी टॉर्च वॉर्च भी नहीं थी। अब उसमें फिर मैंने, ये था मुझे था कि चेक करना है, पहली बार इतने दिन ऊपर हुए थे, तो वो तो थी एक रिजल्ट आने की। मैं उठ गई थी अंधेरे, देखा लाइट नहीं है, ये वो, फिर मैंने कैसे कैसे करके ढूंढ डांड के माचिस से मोमबत्ती जलाई, उसके बाद फिर मैंने चेक करा, एंड जैसे ही उसमें 2 लाइन दिखी, तो फिर मैं तब तो अकेली थी, पहले मैं अपने आप में जज्ब करती रही कि भैया हो गया ये वो, चलो अच्छा, पहले उसे निहारती रही कि सही में 2 लाइन आ गई हैं, क्योंकि इतनी बार अनसक्सेसफुल वो टेस्ट हो चुका था कि एक आध दिन भी ऊपर होता था तो मैं चेक कर ही लेती थी कि शायद हो शायद हो। अच्छा, उसके बाद फिर वो आ गया 2 लाइन, फिर मैं गई सीधे अपने हस्बैंड के पास, वो अंदर सो रहे थे, तो फिर मैंने बस उन्हें उठाया, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला था, बस मैंने उनको हिला के उठाया, एंड जस्ट उसी लाइट की रोशनी में मोमबत्ती की उनको वो दिखाया, तो उन्होंने भी देखा। बस हम दोनों ही एक से हैं मतलब इस मामले में। फिर वो भी हंसे, मुस्कुराए कि बस, और फिर मैं भी हंसी, एंड जस्ट ये था कि हो गया। बस इतना हमारे मुंह से निकला और हम बैठ के बस हंसते रहे उसे देख के, एक 1-2 मिनट। ठीक है, उसके बाद फिर वो ऐसे अपना जैसे लेटे हुए थे, फिर उन्होंने ऐसे मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली, फिर मैं गई अपनी सास को उठाने, है मैंने उन्हें भी सेम तरीके से बस कंधा हिलाया, उनका उठाया, इतना करते करते थोड़ा सा सूरज चमकने लगा था, हल्की हल्की सी रोशनी होने लगी थी,
फिर मैंने उनको बुलाया के मैं कमरे में हाथ पकड़ के सीधे अपने लेके आई उन्हें, फिर उन्हें बताया, तो वो भी उन्होंने भी कहा देखा हो गया ना, बेकार ही टेंशन ले रहे थे, बस बात खत्म हुई। और फिर हम सोचते रहे कि वाह मतलब हो गया मिरेकल ये वो, मतलब यकीन नहीं होता ना स्टार्टिंग में, तो बस वही था कि यकीन ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा। बस फिर उसके बाद डॉक्टर वॉक्टर के गए, उन्होंने थोड़ा रेस्ट वेस्ट दवाई ववाई लिख दी, उसके बाद कि अब ये चेक होएगा वो फिर चलता रहा। तो ये था जिस दिन हमें पता चला था कि हाँ फाइनली कंसीव हो गया। नेक्स्ट, सुनीता जी बच्चे जब कमाने लगे तब हमें कोई भी छोटी मोटी बात ना बताएं या ना हमारी किसी भी बात में सलाह ना मांगे, क्या ये ठीक है? हमें अपना पेट काट के पाला हो जबकि हमने, भैया देखो बच्चों का क्या ही कह सके, नहीं होता क्या करें, जब सिवाय सब्र करने के आप कुछ नहीं कर सकते। बात ये है कि बीइंग अ माँ बाप आपकी महत्ता या आपकी समझदारी उसमें है कि बी देयर फॉर देम, कभी उनको लगे ठोकर या कभी उनको सलाह की जरूरत हो या कभी आएंगे आएंगे पलट के, ऐसा नहीं आएंगे नहीं, आएंगे तो आप वहां खड़े रहो उन्हें समझदारी की बात बताने के लिए। नेक्स्ट, I had a good relationship with my sister-in-law despite tension between her and my MIL. Recently, her father, who lived with her, passed away. At that time, I had just started a very stressful new job, and my best friend's wedding was in 1 2 days. I even argued with my husband and in-laws that we should go support her. But the place was far, and her brother said it was not necessary, so we could not arrange it in time. Later, my SIL said she has broken ties with all of us and blocked everyone. I have tried reaching out twice, but she refused to talk. What should I do now? आपको करना चाहिए थोड़ा सा वेट, है ना? थोड़ा सा जब मामला शांत हो जाए, वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद पर्पजली आप उसके घर जाना, मिलना और बताना सारी बात, अगर फोन पे नहीं हो पा रही तो। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 4 साल हो गए, बेबी नहीं है, डॉक्टर ने आईवीएफ बोला है, एंडोमेट्रोसिस बताया है, क्या करूं मैम प्लीज रिप्लाई। लिसन टू योर डॉक्टर। अब ये चॉइस है कि आईवीएफ मुझे तो कराना ही नहीं, बच्चा हो या ना हो, अगर ये सोच है तो फिर मत कराओ। लेकिन ये है कि भैया कुछ भी हो जाए, जो डॉक्टर बोलेगा मैं करूंगी, बच्चा तो चाहिए, तो फिर कराओ, फिर डॉक्टर ही है जिसकी बात आपको सुननी है। नेक्स्ट, इग्नोर करने पर कैसे मोए मोए करें? मैंने बताया तो था खुश रहकर। कोई आपको इग्नोर क्यों कर रहा है कि आप परेशान हो, आप इंसल्टेड फील कर रहे हैं, आप दुखी फील कर रहे हैं, आप हुए नहीं, आप खुश हो गई उनकी मोए मोए। नेक्स्ट, मैंने सोचा मैं दुखी पर यहाँ मैं जब सबके कमेंट पढ़ती हूँ तो लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये सॉन्ग याद आया बिल्कुल। नेक्स्ट, मैम फेस पे वैक्स पाउडर लगा दिया था, अब बहुत छोटे छोटे दाने हो गए हैं, क्या करूं प्लीज बताएं। वैक्स पाउडर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि इसका क्या रिएक्शन होता होगा, लेकिन ऑब्वियसली उसी का कुछ हुआ है, इसीलिए छोटे छोटे दाने हुए हैं। तो अभी फिलहाल अपने फेस की क्लींजिंग, उसकी सूदिंग, जिससे ठंडक मिले आपके चेहरे को, कुछ ऐसा हल्का सा एलोवेरा जेल अगर सूट कर जाता हो इस तरीके का, नहीं तो अभी कुछ मत करो। लेकिन वही 2 टाइम अपना क्लीन करना, एंड जो लाइट मॉइस्चराइजर लगाते हो अपना वो लगा के थोड़े दिन वेट करो। कोई चीज खराब होती है ना स्किन में या बालों में, तो एकदम ना उसको सही करने के लिए ये भी लगा वो भी लगा वो भी लगा नहीं करना चाहिए। बॉडी सेल्फ हील होती है, थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर लगे प्रॉब्लम बढ़ रही है, तब ये है कि आप नहीं हो तो किसी स्किन डॉक्टर को दिखा लेना, कि हो सकता है उस चीज से कोई रिएक्शन हो गया हो। ऐसी चीजों में देखो रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारा चेहरा, हमारे बाल, पर्सनैलिटी सबसे पहले यही है, और यही खराब हो गए तो आपको देखना तो पड़ेगा ना कि ऐसे नहीं तो ऐसे ठीक, तो थोड़ा सा वेट करो, है ना? नॉर्मल क्लीनिंग, नॉर्मल जो आपको सूट करता था मॉइस्चराइजर वगैरह वो लगाते रहो, 2 3 दिन और देख लो, फिर लगे कि बढ़ रहे हैं तो है, रुक गए हैं, कम हो रहे हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, फिर सही हो ही जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी सास बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, मेरा हर बात में झूठा नाम लगाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जुलाई में मेरा एग्जाम है, लेकिन जैसे ही बुक पढ़ने बैठती हूँ वैसे ही सास की हुई हरकतें बार बार याद आती है, माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे किसी भी कीमत पे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी है, क्या करूं प्लीज हेल्प मी। आपकी ना बात में हल्कापन है। एक तरफ आप कह रही हो किसी भी कीमत पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी है, और आपको पढ़ने के टाइम याद क्या आ रही है? अपनी फेवरेट सासू माँ की बातें।
अब और कुछ है नहीं याद करने को। कौन याद करता है भाई? एक आदमी ट्रेटर कर रहा है, मुझे नौकरी लेनी है, मेरी जिंदगी नौकरी लेने से बदल जाएगी, वो तब भी ट्रेटर कर रहा होगा। नहीं लगी तो वो और ज्यादा ट्रेटर कर रहा होगा। मैं पढ़ते टाइम उसी की ट्रेटर याद कर रही हूँ, है ना? तो भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप इतना ज्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ ना, जिस चीज पे ध्यान देते जाओगे वो चीज लाइफ में बढ़ती जाएगी। और मैं नहीं कहती, ये हर कोई कहेगा। आप मैनिफेस्टेशन की वीडियो सुन लो, सब कुछ कह लो, सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल ध्यान का है। आप जिस चीज पे लगाओगे बढ़ती जाएगी। तो आप तो अपनी सारी एनर्जी लगाई अपनी सांस पे रही हो, एग्जाम कैसे क्रैक होएगा फिर? शुरू में ध्यान भटकना जब हम पढ़ नहीं रहे होते 1-2 दिन होता है, लेकिन 1-2 दिन ही होता है। उसके बाद आपको अगर ये है कि मुझे लेनी है गवर्नमेंट जॉब और मैं वहां के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो फिर आप अपनी एनर्जी उस पर लगाओगे कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, कौन सा रह गया, कौन से सब्जेक्ट को मैं सुबह पढ़ूंगी, कौन से को रात में पढ़ूंगी, है ना? जो याद करा था वो याद है या नहीं है। आप वो दोहराओगे किचन में भी खड़े खड़े, सांस की टेटली थोड़ी सुनाई देगी, वो तो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ब्लर हो जाएगी फिर। तो आप अभी तैयार ही नहीं हो उसके लिए, आपके लिए और ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट हो रखी हैं बाकी की। नेक्स्ट, दी मेरी एसआईएल हमेशा हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच में तापती रहती है। कभी वो गिफ्ट्स दे आई तो वो अच्छी, मैं गलत, मैं दे दूं तो मैं अच्छी और वो बुरी। जब वो मुझे कुछ बोलती है तो मैं हर्ट हो जाती हूँ और ओवरथिंक करने लगती हूँ। इसका सोल्यूशन प्लीज देना दी। यू आर एन इंस्पिरेशन, सैल्यूट टू यू। देखो, अगर वो जो गिफ्ट दे देता है वो ही अच्छा और दूसरा पार्टी बुरी, है ना, तो ऐसे को आपको उससे अच्छा का तमगा लेने के लिए गिफ्ट देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज पैसे बचेंगे, आप परमानेंट बुरे बनने के लिए तैयार हो जाओ। या फिर दूसरी चीज ये है कि जब आपने गिफ्ट दिया, आप अच्छी वो बुरी, तो तब पिछली बार की बातें सुना दो कि भैया तब तो मैं बुरी हो रही थी, जलील कर दो एक बार आखिरी गिफ्ट देके। लेकिन ऐसे आदमी से मेडल लेके अच्छे बुरे का करना क्या है, जिसको खुद नहीं अपना पता, जहां मिला उधर ही लुढ़क गया, इधर उधर इधर उधर, तो उससे फायदा क्या? तो बेकार आदमी है, उसकी तो बुराई ले लेना ज्यादा सही फिर। नेक्स्ट, मोए मोए कर दी, मैं तो हंस हंस के पागल हो गई। मैं भी अब से कोई अगर इग्नोर करेगा तो मोए मोए करूंगी। आप बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अपने लुक्स पर और हैप्पी रहने की पूरी कोशिश करूंगी, अपने बच्चे जॉब के साथ हैप्पी रखूंगे, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट, प्लीज आंसर जरूर करना, शादी के साड़ी करें जब वो ओल्ड एंड आउटडेटेड हो गई है, एंड आपने क्या किया, आप क्या करती हैं अपनी ओल्ड साड़ी के साथ? भैया साड़ी में कोई खराब नहीं करती। जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स वाले चैनल पे मैंने साड़ी रीयूज आइडियाज में साड़ी से कुछ बनाए थे, लेकिन वो साड़ी ऐसी थी जो एज अ साड़ी अब पहन ही नहीं पा रही थी, या तो उसमें कोई इस तरीके का निशान लग गया, या वो किसी की देने लेने की आई है एंड मुझे उसको एज अ साड़ी से ज्यादा लग रहा है कि ड्रेस बन के ज्यादा सुंदर लगेगी। बाकी मुझे साड़ी खराब करना पसंद है ही नहीं। पुरानी से पुरानी साड़ी भी आप अलग तरीके से बांध लो, उसका ब्लाउज चेंज कर लो, है ना, मेकअप चेंज कर लो ओकेजन। मेरी तो शादी तक की साड़ियां रखी हुई हैं, एक भी नहीं है मैंने इधर उधर करी, और सारी पहनती हूँ बीच बीच में घुमा फिरा के। नेक्स्ट, मैम प्लीज आंसर जरूर करना, शादी की साड़ी अच्छा, ये एक और, हाँ इसमें शादी की साड़ी है, मैं इसीलिए पढ़ने बैठ गई थी। ये जो होता है ना वर्ड आउटडेटेड, के जी आउटडेटेड हो गया। ठीक है, एक टाइम था अभी पीछे इन 18-19 सालों की बात कर रही हूँ, बनारसी साड़ी आउटडेटेड हो गई थी। ये जी कौन पहनता है? पुनीत की शादी में हम आकाशगंगा, उत्सव रास, कल्याण जी सब पे भटक लिए कि भैया बनारसी साड़ी, तो वहां के शोरूम वाले कहते हैं ये बनारसी साड़ी कौन पहनता है? ठीक है, फिर दीपिका पादुकोण ने ना अपने शादी के रिसेप्शन में पहन ली, अनुष्का ने पहन ली है, और फिर वो आ गई बाहुबली, और एक आध कुछ और भी आई थी ऐसी कोई पिक्चर, देवदास, हाँ जी देवदास आई थी पहले, बाहुबली से पहले देवदास। उसमें नीली बनारसी साड़ी है, वो पारो पहन रही है और बनारसी साड़ी पहन रही। अब बनारसी ऐसा ट्रेंड में आया कि भैया जिसे देखो बनारसी पहनेगा, वो 10-10 40-40 हजार की साड़ियां निकाल रहा है, पहन रहा है। बनारसी ट्रेंड में आ गया। अब जो हमारे जैसों की पुरानी रखी हुई थी बनारसी, हमारे तो मजे आ गए, फिर तुरंत निकाली पहन ली। और जब नहीं भी थी ना, सब सब लोग कहते कि ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, मैं तब भी घर की शादी में, मेरे जो देवर की शादी होती थी, नंदों की शादी होती थी, उनकी शादी के एक फंक्शन में मैं अपनी बनारसी साड़ी ही पहनती थी विद रियल गोल्ड ज्वेलरी। तो भैया कुछ नहीं होता, आउटडेटेड वो आउटडेटेड, आप जो पहन लो
तरीके से पहनो अगर आप सुंदर लग रहे हो। यकीन मानो वो ट्रेंड में भी वापस आ जाएगी धीरे धीरे। तो कुछ नहीं होता, अगर आपकी अच्छी हैं साड़ियां पहनो उन्हें, जब मन करे तब पहनो। नेक्स्ट, हेलो दी, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। क्या मॉर्निंग एक्सरसाइज इवनिंग में कर सकते हैं? हाँ, कभी भी कर सकते हो, बस उससे 2 घंटे पहले कुछ खाया ना हो तो सही असर होता है पेट वगैरह पे। नेक्स्ट, हेलो मैम, आप कैसे हो? मेरा प्रॉब्लम ये है, जब भी मैं मेरे मैके आती हूँ मेरे पति का बोलना चालू हो जाता है कि तुम मेरी मम्मी और बहन को कॉल नहीं करती हो, जबकि मैं मेरे हस्बैंड से उनका हालचाल पूछ लेती हूँ। मेरा पर्सनली उनसे बात करने का मन नहीं करता और वो खुद तो मेरे घर वालों से फोन पर कभी बात नहीं करते। अभी मेरी मम्मी का हाथ का ऑपरेशन हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने और ना ही मेरी सास ने फोन करके उनका हालचाल पूछा, बट चाहते हैं कि मैं बस इनको कॉल करती रहूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, इतना क्या इन लोगों को है कि बहू बस पूछती रहे। इनके लोगों की तरफ से 0 एफर्ट्स रहते हैं, बट मेरा दिमाग खाते रहते हैं। मेरा अगर मन ही नहीं है तो मैं कैसे बात करूं? नाटक मेरे से होता नहीं है। जब मैं ससुराल में रहती हूँ तब भी उतना बात नहीं करती, मेरा नेचर ही नहीं है ज्यादा बात करने का। उन लोगों को समझ नहीं आता क्या बात नहीं करती, ध्यान नहीं रखती, यही सब चलता रहता है। मेरी तरफ से मैं अपने जो भी काम एज अ बहू हैं कर लेती हूँ, बस ये बातें मेरे से नहीं होती। उनसे बातें करने के अलावा सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। अब आपको लगेगा कि मैं जो मना कर रही हूँ वही दीदी कह रही है। अगर मेरे और मेरे पति के बीच में सिर्फ इतनी बात को लेके कलेश हो रहा है कि तू भाई उनको फोन नहीं करती, उनको बुला नहीं रही, हालांकि बेफालतू की बात है। अगर पंगे लेने हो, लड़ने हो, सीधे कह दो हाँ भाई जिंदा हो, नहीं मैंने सोचा पूछ लूं। मैं क्या आई हूँ, कभी मेरे पीछे पीछे प्राण दिया निकल गए हूँ? ये तो हो गई एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि भाई साहब आज तो राड़ ही काटनी है, बट राड़ नहीं काटनी है, पालनी है अभी आगे के लिए भी, क्योंकि पति भी जुड़े हुए हैं और पति देव फिर भड़क जाएंगे। तो क्या करना है, आप प्रॉपर फोन में रिमाइंडर सेट करो, कॉल टू ससुराल या जो भी आपका मन करे, बढ़िया सा टाइटल, ठीक है। अब आप उसको कॉल करो, हाँ जी ठीक हो, कैसे हो, रटे रटाए डायलॉग बोलो, टाइमर की तरह 1 मिनट बात करो एंड जस्ट अरे किसी का फोन आ गया या मम्मी बुला रही है फला ढिकना कुछ भी कह के काट दो। आपका रिचुअल हो गया, इतिश्री हो गई खत्म। उसके बाद बोल ले पति क्या बोलेगा। अब ये कहेगा 45 मिनट बात नहीं करते, फोन करके रख दो फोन। हाँ हूँ, अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा हूँ, हाँ बस। भाई साहब ये एक ऐसे मान के चलो कि अगर आपको एक काम है चॉइस का, मुझे करनी है नहीं करनी है, चलो मुझे नहीं करनी है मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन यहाँ आपका क्या है कि चॉइस मैटर ही नहीं कर रही। अगर आप अपनी चॉइस की सुन रही हो तो वो कलेश हो रहे हैं, ठीक है। आप कलेश हो रहे हैं उसको आपको अवॉइड करना है, तो सीधे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अच्छा ये चाहिए कर दो, पूरी बात खत्म। किसने कहा है कि फोन पे बात करना है तो दिल खोल के ही बात करनी है या बिल्कुल कनेक्शन होने चाहिए सोल टू सोल, तब आपकी बात होगी। आप 500 लोगों से बात कर सकते हो बिना कनेक्शन के। आपको सिर्फ एक टारगेट लेना है कि भैया मुझे इतने लोगों को कॉल करनी है, कर देते हैं ना कॉल सेंटर वाले, बस ऐसे कर लो। उन्होंने कंडीशन रखी है, आप पूरी कर दो, यहां से आप फ्री, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट, दी बहुत घबराहट हो रही है इसलिए रात को 1 बजे मैसेज कर रही हूँ। मार्च लास्ट में एक शादी में जाना है, ससुराल की शादी है, नहीं जाना चाहती पर जाना तो पड़ेगा। ना जाने का रीजन ये है वहां बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे देखकर मुंह बनाएंगे और मुझे फुल्ली इग्नोर करेंगे। सच बताऊं तो मेरी छोटी जेठानी और मेरी सास के अलावा कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा। आप कहती हैं सबकी हाय हेलो का रिश्ता रखो, बट वो लोग ऐसे हैं कि हाय हेलो का भी रिप्लाई नहीं करते। बड़ी जेठानी से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए जो लोग उसके फेवर में है वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। बस मेरी सास और छोटी जेठानी है जो मुझे अच्छे से बिहेव करती हैं। आपके समझाने से बहुत हिम्मत मिलती है, प्लीज कुछ सांत्वना दे दीजिए। अगर 50 की भीड़ में 2 लोग भी ऐसे हैं जो मेरे से ठीक हो रहे हैं, अच्छे से पेश आ रहे हैं, तो मैं उनके जरिए अपनी शादी पूरी अटेंड कर सकती हूँ। तो आप जाओ, जो 2 लोग आपसे ठीक से पेश आते हैं उनके साथ एंजॉय करो, बाकी कोई बोले हाँ हूँ कर लो, नहीं बोले भाड़ में। नहीं जाओगी टेक्निकली आप गलत और बुराई आएगी, वो मत लो। नेक्स्ट, मैम मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ बट हस्बैंड गुटखा खाते हैं, खाना पीना छोड़ना पड़ता है, बहुत टाइम से दवा लेके आएंगे फिर भी नहीं खाते पूरी, कहो तो चिल्लाते हैं। हर तरह से समझा रहा हूँ, सब कुछ बोलती हूँ, कम कर दिया है, बट ऐसा नहीं है केवल दाल का पानी ले रहे हैं। महीनों से कुछ दिन अपनी सिस्टर के घर जाएंगे, वहां सब खाएंगे, ये आएंगे, बोलते गले में दिक्कत, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा।
कमेंट लंबा हो गया, रिप्लाई जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अभी बेबी भी नहीं हो रहा, स्पर्म काउंट कम है, दवा खाओ तो बोलते हैं खाना खा नहीं पा रहे, दवा कैसे खाएं। बेकार जगह शादी हो गई आपकी, जीवन खराब सा हो गया आपका, क्योंकि इतना गुटखा जो खा रहा है आदमी, आज नहीं तो कल जब इतनी परेशानी है कैंसर बनेगा ही बनेगा। मुझे पता आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन कैंसर बनेगा ही बनेगा। अब उससे छुटकारा पाने की गुंजाइश इनके शरीर में पैसों से है नहीं है, नहीं पता नहीं। अब बच्चे नहीं है इस कंडीशन में तो अच्छा है नहीं है, नहीं उठा पाओगे जिम्मेदारी ना फिर तो भैया बहुत ही गलत फंस गई हो। डॉक्टर के यहाँ एडमिट वेडमिट करवा दो उन्हें तो ज्यादा सही है। और नहीं सुनते तो एक बार सीधे कर दो कि कल नहीं तो आज तुम तो जल्दी अपना, हमारा तो मामला खराब ही करने वाले हो, फिर हमारा होएगा क्या, मेरे लिए क्या सोचा फ्यूचर में, क्या करूंगी मैं। सीधे यही बात पूछो उनसे, क्योंकि ये आएगी समय, जल्दी ही आएगा इस तरीके की हालत अगर है तो। नेक्स्ट दी, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे किसी से ज्यादा बात करने का मन नहीं करता, अपने मायके और ससुराल साइड रिलेटिव से फोन पे मेरे पास ज्यादा किसी का नंबर भी नहीं है। जैसे कभी शादी में कोई रिलेटिव मिलते हैं तो नंबर मांगते हैं तब तो देना पड़ता है, पर मैं सेव नहीं करती या ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे समझ नहीं आता ये आदत मेरी सही है या गलत। मैं इसलिए भी करती हूँ, मुझे पता है सामने वाले को मुझसे कोई मतलब नहीं, वह घर के बारे में जानकारी लेनी, सास कैसी है ससुर कैसे हैं कौन कितना काम करता है, इसलिए मुझे लगता है फालतू रिश्तेदारों से दूर रहूं। कुछ ही लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, मेरे को तो लगता है भाई बात सबसे करनी चाहिए। इसी को आप पलट के सोचो, देखो मान लो आपके पास किसी रिश्तेदार का नंबर है, उसका व्हाट्सएप स्टेटस आपके पास शो हो रहा है। मैं भी अपनी पर्सनली बताऊं, मैंने देखा, मुझे पता चल गया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये वो, बल्कि मैं नंबर एक्सचेंज भी यही कह के कहती हूँ कि भैया ना तो आप किसी के पास किसी के घर आने जाने का ज्यादा टाइम है, और ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि वो फोन करके आपके हाल चाल ले कुछ है। लेकिन स्टेटस इतना अच्छा से एक साधन है ये ऐप भी, कि आपको बिना एक दूसरे का टाइम लिए दिए आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी अपडेट पता लग जाती है कि हाँ भाई किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, बच्चे कितने बड़े हो गए, कौन सी क्लास में आ गए, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब आप कैसे दिख रहे हो। तो ये सब चीजें अच्छे लगते हैं और मैं इसे बड़े पॉजिटिवली कह के मैंने कहा ये बढ़िया सोशल मीडिया का सुख है। बहुत ज्यादा एफर्ट डाले बिना हमें एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी मिलती रहती है, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। अच्छा मेरे स्टेटस भी सब देखते हैं, मैं भी सबके देख लेती हूँ, दिन में एक बार या 3 बार जरूर देख लेती हूँ, क्योंकि कभी कोई अपडेट कर रहा है कभी कोई। और मेरे लिए जो असल मेरे जो सोशल लोग हैं, असल कहना चाहिए जो सर्कल है फिजिकली जिनसे मैं मिलती हूँ, उन लोगों को जानने का, टच में रहने का एकमात्र साधन ही वही है स्टेटस, कि मुझे उसी के जरिए पता लगती है, वरना कुछ ना पता चले। तो मैं तो खुद नंबर एक्सचेंज करने की मतलब पहल मैं भी कर कई बार हमेशा मैं ही करती हूँ, भैया नंबर दे दो ताकि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। अच्छा उसका फायदा ये भी होता है, कल को कोई अड़ी बिड़ी पड़ी कि हमें उन्हें कॉल करना ही पड़ा किसी भी वजह से, तो आप तब नंबर ढूंढते फिरोगे क्या। तो नंबर आपके फोन में होने चाहिए, आप रोज बात करो नहीं करो, अब स्टेटस है देख रहे हैं, उन्हें पता हो रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ कौन सा सीक्रेट फाइल है जो आपको हाइड करनी है, ठीक है ओपन बुक की तरह जियो। इतना क्या अपने घर के सीक्रेट सीक्रेट ऐसे कौन से सीक्रेट होते हैं, कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, वही रोज का बनाना खाना नौकरी पे जाना यही सब है। तो मुझे तो लगता है कि नंबर वगैरह अपने रिश्तेदारों के एक्सचेंज करके रखने चाहिए, अपने पास होने चाहिए, इमरजेंसी कब पड़ जाए नहीं पता चलता। नेक्स्ट आप कौन से ग्रह से आए हैं, लगता है आपको ज्ञान बताने इस कलयुग में ईश्वर ने भेजा है। हे भगवान, डेली लाइफ की प्रैक्टिकल टिप्स कितने अच्छे समझाते हो। मुझे भी लग रहा है यार ऐसा कुछ कि मतलब मैं कैसे, क्यों, क्या कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे को भी कई बार लगता है कि ये है हो क्या रहा है, मतलब सही में। और मतलब 1-1 घंटे की वीडियो, आप यकीन नहीं मानोगे, इंट्रो के बाद पूरी पूरी वीडियो में ना केवल एक कट होता है, वो भी कई बार टेक्निकल ग्लिच है या कुछ है। पूरी पूरी वीडियो एक सांस में मैं शूट करती हूँ और हाथ के हाथ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। तो ये मुझे खुद भी लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, मुझे लगता है। पर बुरा नहीं है इसलिए चल रहा है, बढ़िया है, कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा, फायदा ही हो रहा है इसमें, लोगों का तो सही है। नेक्स्ट,
मैम आई एम 26 ईयर्स ओल्ड ड्यू टू माई फॉल्ट, मेरा ब्रेकअप हो गया था, मुझे ऐसा लगता है नाउ ही इज हैप्पीली मैरिड, बट मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। कैसे बाहर निकले? गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं हम, एंड क्यों हम सारा फॉल्ट खुद का मानने लग जाते हैं। देखो, खुद को ना इतना इम्पोर्टेंस मत दो। भगवान कृष्ण को अगर थोड़ा सा भी मानते हो या गीता को थोड़ा सा भी मानते हो, तो उसमें ना एक प्रसंग है। अभी मैंने अपने साथ के टीचर को एक वो बात कह रही थी, अभी मैं बताऊं आपको, कि वो कह रही थी कि मैं ना मतलब कान्हा जी का ना मैं सब कुछ करती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तो ढंग से पूजा भी नहीं होती थी। अरे पटाखों की आवाज आ रही है यार, इंडिया सेमीफाइनल में थी, फाइनल में पहुंच गई लगता है। चलो इसकी बात करते हैं। तो वो ये बोल रही है कि कान्हा जी का जो है मैं सारा करती हूँ, पूजा पाठ ये वो, और वो मुझे ही दुख देता है, मेरी नहीं सुनता। मैंने उसकी बात बीच में पूरी पहले सुन ली, उसके बाद फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मतलब कान्हा जी इस कंडीशन में है कि तू उनका कुछ कर सकती है, तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू उनका कुछ करेगी, उनकी सेवा करके तू उनके लिए कुछ काम कर रहा है, बदले में वो तेरा भला करें। और अगर तूने दीपक नहीं जलाया या तूने उनके वस्त्र नहीं बदले, तूने उनको भोग नहीं लगाया, तो कान्हा जी ऐसे ही रह जाएंगे, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। अब वो प्रश्न चिन्ह में, क्योंकि वो कृष्ण जी की बड़ी भक्त है, लड्डू गोपाल ये वो सब कुछ रखना वखना ये वो, कि बहुत पूजा पाठ, मथुरा वृंदावन जाना, सब कुछ है। लेकिन एक इतनी मोटी सी बात, मैं तो इतनी ज्यादा नहीं घूमती वहां पे ना, मैंने लड्डू गोपाल भी नहीं रखे हुए, नॉर्मल पूजा करती हूँ। लेकिन इतनी तो एक सामान्य समझ मुझे जो आ गई, वो उन्हें नहीं, मैं मतलब समझ पा रही कि क्यों नहीं है इतने भक्तों के भी, कि वो एक परम शक्तिमान है। हमारी क्या औकात है कि हम उनका कुछ करेंगे यार? वो तो हमें ही चला रहे हैं ना, हमें अपने शरीर का नहीं पता। सांस ले रहे हैं, दे रहे हैं, कितनी बार हम सांस अपने पर्पजली ले रहे हैं, कितनी बार हम, हमें पता भी नहीं होता, हम काम में लगे हुए हैं, लेकिन सांस ऑटोमेटिकली चल रही है। तो हमसे तो अपनी बॉडी नहीं संभल रही, हम उन्हें संभालेंगे? ठीक, अब ये सारी कहानी आपके क्वेश्चन से कैसे रिलेट करनी है मैं वो बता रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है, हमें लग रहा है हमारी फॉल्ट थी, हम छूट गए, हमने गलत कर दिया अगले के साथ, इसलिए हम अलग हो गए। अरे भैया, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है। हम कठपुतली मात्र हैं। अगर हमारा उस लड़के से रिश्ता टूटा, ठीक है, ये प्रारब्ध था हमारा, उसके बाद हमारे लिए वही बेस्ट था, शायद इसीलिए वो हमसे अलग हो गया। उसके लिए भी वही बेस्ट था कि वो हमारे साथ न रहे, इसीलिए वो अलग हो गया। अब आपके लिए जो कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया होगा भगवान ने, जो आपका जीवन साथी होगा, वो कहीं घूम रहा होगा, आपके लाइफ में आएगा वो, ठीक है? तो उसकी यादों से बाहर निकलो और ईश्वर पे भरोसा करो कि भैया अगर अलग हुए हैं तो कोई रीजन होगा, साथ रहना होता तो उसी के साथ आपकी होती शादी। जोड़े ऊपर से ही बन के आते हैं, सनातन में तो ये मानते हैं और ये फैक्ट है। तो जिससे हम प्यार कर रहे हैं, जो हमें पसंद आ रहा है, या जिसके साथ हमने प्लानिंग करी थी कि हम रहेंगे, और अगर हम नहीं रह पाते तो गलती उसने करी या हमने करी, और हम इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो ऊपर वाले ने हमारा जोड़ा साथ नहीं लिखा, इसलिए परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई। अब उसमें मतलब कौन बना निमित्त, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस ट्रिप से बाहर निकलो, अब ये मान के चलो कि आपके लिए जो सही होता है वो हो गया, तो बाहर निकलो। भले आप उसका जरिया बनी, आपको लग रहा है आपने गलती करी, ठीक है, हाँ गलती करी, अब जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आएगा। अब इस गलती की ट्रिप से अगर बाहर नहीं निकलोगी, तो भी आपको यही है, अगले रिश्ते में भी जाओगी ना, तब भी यही लगता रहेगा यार, गलती कर दी, गलती कर दी। अरे अगर वो हैप्पीली मैरिड है तो आपने क्या गलती कर दी? उसने, आपकी वजह से वो खुश है ना, आपके साथ शायद न रह पाता है दुनिया, आपके लिए भी कोई आ रहा होगा, आप उसके साथ हैप्पीली मैरिड हो जाओगे। तो चिल मारो, भगवान की योजनाओं पे शक ना करो। हमेशा ये दोहराते रहो कि अगर मेरी हार भी हुई है या मेरे साथ कुछ गलत भी हुआ, तो ये भगवान की मर्जी है, उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए हुआ, ठीक है, मुझे स्वीकार है, और आगे बढ़ो। बहुत हल्कापन लगता है कह के। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड मेरे घर नहीं जाते, ना तो ननंद ना ही सास कुछ नहीं कहती हैं, बल्कि मेरी ननंद वीक में एक दो बार अपने हस्बैंड को लेकर आ जाती है। मेरे को बुरा लगता है, देखो कितनी मानते हैं और खुद के बिजी घर नहीं जाते। वीक में 2 बार तो दूर की बात, एक हमारी लड़ाई हुई, मेरे पापा ने वो खूब सुना दिया मेरे हस्बैंड को, तब से नहीं जाते। मैम कितना सब्र करूं मैम? कभी अगर कन्विंस करने की बारी आए तो अपनी नंद का ही उदाहरण दे दिया करो ना, फिर वो कहेंगे हम भी तो इतने अच्छे हैं इसलिए जीजा जी आते हैं। तो भैया जाना शुरू करो, मेरा भाई भी उतने अच्छा बन जाएगा। पर वैसे मैं बताऊं, मुझे तो पर्सनली यार बेकार ही लगता है। अगर नहीं जा रहा अगला, तो छोड़ दो उसे उसके हाल पे।
अपनी परमिशन ले लो कि हम जा रहे हैं अकेले, अपने महके में खूब जाओ, हिरनी की तरह कूदते फिरो अनमेरिड टाइम की तरह। क्यों गले में पत्थर लटका के लेके जाना, फिर उसका मूड देखते रहो कि सही है या नहीं है। भाई तू अपने घर रह, हम अपने घर रहते हैं जब हमें जाना छुट्टी में। नेक्स्ट, मैम आप हफ्ते में कौन से 2 दिन हेयर वॉश करते हैं और अगर उस दिन मिस हो जाए तो कैसे मैनेज करते हैं? मैं करती हूँ संडे में और बुधवार में, और अगर उस दिन मैनेज नहीं हो पाता किसी दिन भी, तो अब बुधवार वाले दिन तो फिर अगले दिन बृहस्पति पड़ जाता है तो नहीं धोती, फिर मैं शुक्र को धो लेती हूँ। उसके बाद फिर संडे में नहीं धोती, फिर सोमवार को धोती हूँ। ऐसे हो जाता है, फिर 2 बार का डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हफ्ते में 2 बार शैम्पू जरूर करना है अगर आपको अपने बालों से है प्यार। अब यहाँ पर एपिसोड 176 के सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, एक भी नहीं छोड़ा है। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और इंडिया फाइनल्स में पहुंच गया है, जितना मुझे अंदाजा लग रहा है आतिश भाई सुन के, तो बहुत बहुत बधाई सारे देशवासियों को। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना जिसके मतलब की लगे। कोई स्पेशल पॉइंट अच्छा लगा हो तो उसे क्लिप करके शेयर कर सकते हो ताकि एग्जैक्ट वहीं से वीडियो प्ले हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।